हेलो फ्रेंड्स, मैं शशांक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वी स्टडी पे। चैप्टर हमारा चल रहा है ऑसिलोस्कोप एंड मल्टी वाइब्रेटर्स और टॉपिक था सीआरओ। तो सीआरओ के हम विभिन्न पार्ट को जान रहे थे, आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू। तो नेक्स्ट है हमारा सॉटूथ जनरेटर। तो क्या होता है सॉटूथ जनरेटर? सॉटूथ जनरेटर एक ऑसिलेटर सर्किट होता है। सॉटूथ जनरेटर एक ऑसिलेटर सर्किट होता है जो इनपुट सेवल के केवल हाई अंश को टाइम बेस प्रदान करता है। ओके, अब जैसे कोई भी सिग्नल हमारा इनपुट है, अगर ये इस जगह पे हाई है तो इसका ये टाइम बेस इसे देता है कि ये किस टाइम बेस पे हाई है, इससे ऊपर ये नहीं जाएगा हाई सिग्नल्स को। ओके, चलिए इसमें याद रखने बात यह है कि यदि सीआरओ के पर्दे पर टू डायमेंशनल आकृति दर्शाने में सहायता प्रदान करता है। ये जो आपका सॉटूथ जनरेटर है, यही आपको सीआरओ के पर्दे पर, जिसे हम फास्फोरस पर्दा भी कहते हैं, उस पर टू डायमेंशनल आकृति दिखाने के लिए सहायक होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा गेट एम्पलीफायर। तो यह जो गेट एम्पलीफायर होता है, ये आपका सॉटूथ जनरेटर से जो इनपुट प्राप्त होता है उसी के इक्विवेलेंट स्क्वायर वेव आउटपुट तैयार करता है। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर वेव क्या हुआ, मान लीजिए कि ये ग्राफ है एसी का, तो ये हमारा अगर इस तरह का एसी वेव निकाल रहा है तो ये हमारा स्क्वायर वेव हुआ। ओके, तो जितना ये सॉटूथ जनरेटर से इनपुट लेता है, गेट एम्पलीफायर क्या करता है, उसी के इक्विवेलेंट, उसी के समतुल्य स्क्वायर वेव आउटपुट तैयार कर देता है। अब हमें दो ऑब्जेक्टिव यहाँ बहुत अच्छा है, उसे एकदम बिल्कुल याद रखना है। क्या कि किसी भी अल्टरनेट राशि का, अल्टरनेट राशि मतलब करंट, वोल्टेज, पावर फैक्टर, रेसिस्टेंस, जो भी आपका है अल्टरनेट राशि का, जीरो से अधिकतम मान पर पहुँचना ट्रेस पीरियड कहलाता है। अगर मान लीजिए कि ये ग्राफ है, ठीक है, तो यहाँ पे तो ये जीरो है, ये पॉइंट जीरो है। ओके, यहाँ से लेकर के अगर ये मान लीजिए यहाँ तक पहुँचा और ये इसी का एक साइन वेव है। अब देखिए ये इसका पीक वैल्यू कहाँ पे, इसका समझिए कि अधिकतम मान कहाँ पे, ये देखिए ये इसका अधिकतम मान हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे जो पहुँचा, जीरो से यहाँ पे जो पहुँचा अपने पीक पे, अपने अधिकतम मान पे, वो ट्रेस पीरियड कहलाता है। और उसी का उल्टा अधिकतम मान से शून्य पर पहुंचने का समय रिट्रेस पीरियड कहलाता है। वही बात है फिर कि अगर मान लीजिए कि ये ग्राफ है, ये अधिकतम मान है, ये इसका पीक वैल्यू है, यहाँ से फिर से ये यहाँ जीरो पे आया, ये जीरो पे आया। ठीक है, तो ये टाइम क्या कहलाता है, ये रिट्रेस पीरियड कहलाता है। अब नेक्स्ट है ट्रिगर। तो ट्रिगर जो होता है, ये आपका मेजरिंग सिग्नल तथा टाइम बेस्ड सिग्नल को एक साथ प्रारंभ करने के लिए ट्रिगर पल्स देता है। ट्रिगर क्या करता है, ये आपका मेजरिंग सिग्नल और टाइम बेस्ड सिग्नल को एक साथ प्रारंभ करने के लिए ट्रिगर पल्स देता है। और ये ट्रिगर पल्स देता है, इसीलिए इसका नाम ट्रिगर होता है। और ट्रिगर को हम सिंपल भाषा में क्या कहते हैं, द डिवाइस विच मेक समथिंग सडन हैपन। ओके, चलिए अब इसमें याद रखना है हमारा कि जब यह ट्रिगर सिग्नल बाह्य रूप से प्रदान किया जाता है, जब ये हमारा ट्रिगर पल्स जो होता है या ट्रिगर सिग्नल जो होता है हमें किसी डिवाइस को बाहर से देना पड़ता है, तो वो एक्सटर्नल ट्रिगर सिग्नल कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन ऑफ ऑसिलोस्कोप। कहाँ कहाँ हम इसका अनुप्रयोग कर सकते हैं? तो ऑसिलोस्कोप के द्वारा विभिन्न वैद्युतिक राशियां जैसे वोल्टेज हुआ, करंट हुआ, रेसिस्टेंस हुआ, पावर फैक्टर, इंडक्टेंस, इम्पीडेंस और जितने भी हैं सभी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी को मापा जा सकता है। दूसरा उपयोग है सिग्नल का टाइम पीरियड एवं फ्रीक्वेंसी मापने में, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया अभी। तीसरा है ऑसिलोस्कोप के द्वारा डीसी एवं एसी दोनों प्रकार की वैद्युतिक राशियों का तरंग देखकर उसका मापन संभव है। ओके, नेक्स्ट है ऑसिलोस्कोप का प्रयोग विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ साथ चिकित्सा विज्ञान में भी किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो रहा है ऑसिलेटर। ऑसिलेटर को क्या कहते हैं, दोलित्र हिंदी में। ठीक है, जो ऑसिलेशन की क्रिया को करवाता है वो ऑसिलेटर कहलाता है। चलिए, तो ऑसिलेटर क्या होता है,
किसी चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, किसी भी चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक इलेक्ट्रॉन को अत्यंत तीव्र गति से प्रवाहित कराने से क्या होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न हो जाता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और ये जो आपके इलेक्ट्रॉन की गति होती है यही क्या कहलाती है, ऑसिलेशन। इस चालक में यही जो इलेक्ट्रॉन की गति होती है ये ऑसिलेशन कहलाती है, और वह डिवाइस जो ऑसिलेशन को कराता है वो ऑसिलेटर कहलाता है। अब ऑसिलेटर एक ऐसा सर्किट होता है जिसपे कोई भी बाह्य इनपुट सिग्नल दिए बिना ही उसका आउटपुट पर समान आवृत्ति की तरंगे प्राप्त होती है। याद रखना है ये हमें कि ऑसिलेटर एक ऐसा सर्किट है जिस पर बिना किसी दिए गए बाह्य इनपुट सिग्नल के, अगर इनपुट दिए हैं और कोई बाहरी कोई इनपुट पल्स या सिग्नल नहीं दिए हैं, तब भी इसके आउटपुट पर हमें जो इसकी आवृत्ति होगी बिल्कुल समान प्राप्त होगी, इक्वल इनपुट के। ओके, चलिए अब हमें जाना है फंडामेंटल्स पार्ट ऑफ ऑसिलेटर। ऑसिलेटर के लिए कौन कौन से पार्ट अनिवार्य है, तो मेनली हमें तीन ही समझना है। ऑसिलेटर बनाने के लिए हमारे पास केवल तीन महत्वपूर्ण पार्ट होने चाहिए। कौन कौन? पहला है आपका टैंक सर्किट, दूसरा है ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट, और तीसरा है फीडबैक सर्किट। जैसा कि हम देख रहे हैं ये हमारा टैंक सर्किट है, ये हमारा एम्पलीफायर सर्किट है, और ये हमारा फीडबैक सर्किट है। तो तीनों को जानते हैं। ऑसिलेटर सर्किट के द्वारा उत्पन्न ऑसिलेशन या दोलन की फ्रीक्वेंसी निर्धारित करने वाला परिपथ टैंक सर्किट कहलाता है। यह इंडक्टेंस कैपेसिटेंस का एक रेजोनेंस सर्किट होता है। याद रखना है, इस परिपथ में ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी कैपेसिटेंस तथा इंडक्टेंस के मान पर निर्भर करती है। इस परिपथ में ऑसिलेशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है, इस सर्किट में ऑसिलेशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो किस पर निर्धारित करेगी? कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस के वैल्यू पर, मैग्नीट्यूड पर। ओके, नेक्स्ट है हमारा ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट। इस परिपथ का मुख्य कार्य एलसी परिपथ के द्वारा उत्पन्न, ये जो आपका एलसी परिपथ है ये आपका एलसी परिपथ हुआ, ठीक है, इसके द्वारा उत्पन्न ऑसिलेशन को एम्पलीफाई करना होता है। इसका एम्पलीफायर सर्किट का आप देख रहे हैं यहाँ इससे जुड़ा हुआ है ये इसका एरो कुछ इस तरह होगा। ओके, आप बना लीजिएगा नोट पे। तो इसके द्वारा जो आपका ऑसिलेशन उत्पन्न होगा ये एम्पलीफायर सर्किट इस ऑसिलेशन को एम्पलीफाई करेगी और कहाँ भेज देगी? फीडबैक सर्किट को। अब याद रखना क्या है हमें कि टैंक सर्किट उत्पन्न ऑसिलेशन को ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के इनपुट पर आरोपित करता है, जिससे ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, ये नोट है, याद रखना है। अब हमारा है फीडबैक सर्किट। फीडबैक सर्किट क्या होता है? अब देखिए हमारा यहाँ से ऑसिलेशन निकला, यहाँ से एम्पलीफाई हुआ, यहाँ से आपका ऑसिलेशन निकला, यहाँ से एम्पलीफाई हुआ, यहाँ से आया ये फीडबैक सर्किट में। ओके, तो फीडबैक सर्किट क्या करता है? किसी एम्पलीफायर एवं ऑसिलेटर के आउटपुट शक्ति के एक अंश को पुनः उसके इनपुट में डाल देना। ठीक है, पुनः क्या किया? ये इनपुट में देखिए आप जा रहा है, यहाँ से आप देख रहे हैं कि यहाँ से ऑसिलेशन निकला, ये यहाँ से आया एम्पलीफायर सर्किट में, एम्पलीफाई होकर वापस कहाँ गया? फीडबैक सर्किट में। अब ये फीडबैक सर्किट से वापस कहाँ भेज दिया गया? इसके इनपुट में, जहाँ से ऑसिलेशन बना था। तो ये एक कुछ अंश को भेजता है, सारे ऑसिलेशन को नहीं भेजता है, ऑसिलेशन के कुछ अंश को यहाँ भेज देता है वापस टैंक सर्किट में। तो यही जो आपका ये टर्मिनल होता है ये आपका फीडबैक सर्किट कहलाता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना पे ही रखेंगे। छोटा छोटा टॉपिक है, धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, उसको अच्छे से कंटिन्यू बिल्कुल तैयार कीजिए। ठीक है, चलिए, और फिर से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, गुड नाइट।